रुख करेंगे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का, जो यूपी के हापुड़ में इस वक्त खिताब कर रहे हैं। और यही कहने के लिए आज आपके पास आई है, ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। भाइयों बहनों, 4.5 वर्ष पहले जब हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, 2017 के लोक विधानसभा के चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के लिए आते थे, एक ही आवाज लगती थी। किसी कार्यकर्ता के घर में जाते थे तो घर में एक ही आवाज वहां से घर के अंदर से माताओं की और बहनों की सुनाई देती थी, और आवाज होती थी कि क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति, और जब मर्जी आती थी तब बड़ा बड़ा दंगा हो जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन नहीं भूला, क्या नहीं होता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरा उत्तर प्रदेश, हमने दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया था, उत्तर प्रदेश ने उसे अक्सर सब पूरा किया है, सरकार ने उसे पूरा किया है। आज प्रदेश में दंगा नहीं है, भय का वातावरण नहीं है, अराजकता नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे, और भरते भरते 7 खानदान बीत जाएंगे, लेकिन 7 पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो भरपाई नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना छोड़ दो। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग कावड़ यात्रा निकालने की कार्यक्रम बना रहे थे, बड़ा लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रशासन उसके लिए कह रहा था कि साहब ये तो नहीं होता है। हमने कहा भी देखो, ये सभी शिव भक्त हैं, ये लोग अनुशासन को मानेंगे। भक्ति में लीन व्यक्ति अनुशासनहीन नहीं हो सकता, और सच्चा ईश्वर का भक्त कभी उदंड और उच्छृंखल भी नहीं हो सकता। वह उस अनुशासन को मानेगा, और उस अनुशासन के रूप हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए। मैं देख के ताजुब कर रहा था, वही पिछली परिपाटी, नहीं घंटा नहीं बजेंगे, संघ नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं, ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ आप काम निकलेंगे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई असुरक्षा नहीं। हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हुआ जाता है, और व्यापारिक संगठनों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा उनके आवभगत के लिए जिस प्रकार से स्वागत के कार्यक्रम होते हैं, वह अभिभूत करने वाला होता है। ये आस्था, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और इसी आस्था का सम्मान करने के लिए आज आप देखते होंगे दुर्गा पूजा का आयोजन हो, गणेश पूजा का कार्यक्रम हो, दीपावली के समय लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम हो, या फिर कावड़ यात्रा का कार्यक्रम, ये सभी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। और हमने तो सबसे कहा, हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोग अपने अपने पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, कोई बाधा नहीं। तो ये थे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, जो हापुड़ में खिताब कर रहे थे और अपनी पार्टी की हुसूलियाबियों को गिना रहे थे, और यूपी का जिस तरीके से उन्होंने माहौल बताया वो और उसकी तारीफें करते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। वजारत खारजा हिंद का बरतानिया पर दबाव काम कर गया है। बरतानिया ने कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। बरतानिया ने ताज़ा सफरी एडवाइजरी जारी करते हुए कोविशील्ड को मंजूरी दी है। आधार पूनावाला ने बरतानिया में कोविशील्ड की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे, इससे कबल बरतानिया ने कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी थी, और कोविशील्ड लेने वाले अफराद को अगर बरतानिया जाते हैं तो उनके लिए 14 दिन के क्वारंटीन को लाजमी करार दिया था।
मुल्क में कोरोना के 26,964 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 383 अफराद की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 34,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,01,989 एक्टिव मामले हैं, जबकि मुल्क में अब तक कोरोना को 3 करोड़ से ज्यादा लोग मात दे चुके हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। अब तक 82 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ले ली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज क्वेट समिट में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हुए हैं। उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल समेत एक आला सतही वफ्द भी रवाना हुआ। सेक्रेटरी ख़ारजा के मुताबिक पीएम मोदी के दौरे में अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ मुलाकात, क्वेट लीडरों के साथ मीटिंग और यूएनजीए में शिरकत का प्रोग्राम है। पीएम मोदी के अलावा 100 ममालिक के सरबराहान भी इस अहम मीटिंग में शिरकत के लिए अमेरिका आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के शेड्यूल के मुताबिक वो आज रात वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे और अगली सुबह अमेरिका के आला सीईओ से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के आला ताजिरों के साथ पे दर पे मुलाकातों के बाद पीएम मोदी 23 सितंबर को अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिनों के दौरे पर अमेरिका रवाना हो चुके हैं और ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की 3 अहम बैठकें होने वाली है। सबसे पहली बैठक उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी, जो कि पहली बैठक होगी जब से वो राष्ट्रपति चुने गए हैं, और इस बैठक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीमा पर आतंकवाद पर चर्चा होगी। दूसरी बड़ी बैठक क्वाड की होने वाली है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे और जाहिर तौर पर चीन पर नजर रखने के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बड़ी बैठक जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में भी ये बात कही है कि इस मंच से न सिर्फ कोविड-19 बल्कि सीमा पर आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। अगर इस दौरे की बात करें तो जाहिर तौर पर पिछले 6 महीनों में ये पहला बड़ा विदेश दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, और इस दौरे पर सबसे महत्वपूर्ण बात होगी अफगानिस्तान में नई सरकार की और उस पर क्या रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए या नहीं। इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी, अमेरिका के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और वहीं जापान के साथ भी। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि सीमा पर आतंकवाद और आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको प्रधानमंत्री मोदी तमाम मंचों से जरूर उठाएंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। बिहार के साबिक वज़ीर आला जीतन राम मांझी ने रामायण और राम से मुतालिक मुतनाज़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी के मुताबिक रामायण की कहानी सच पर मबनी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि वो राम को महापुरुष नहीं मानते हैं। बीजेपी की मुखालिफत के बाद भी जीतन राम मांझी अपने बयान पर कायम हैं। आस्था की बात है, कोई भगवान को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई प्रकृति को मानते हैं, कोई अपना ईमानदारी को मानते हैं, कोई कर्तव्य को मानते हैं, तो अपनी अपनी बात है। उसी प्रकार से हम राम को जिस रूप में लोग मानते हैं उस रूप में नहीं मानते हैं। वो महानायक थे, अच्छा काम करने की बात उनके माध्यम से कराई गई है। जो नीतियाँ वहाँ बताई गई है उन नीति पर चलना चाहिए, इसमें कहाँ कोई दुमत है। सर, आपके सहयोगी बतौर करें राम मांझी नहीं जीता, राक्षस मांझी रख देना चाहिए था उनके माता पिता का नाम, कैसे देखते हैं इसको? अब क्या वो बोलते हैं हमको न जानकारी, आपको कहने पर हम कैसे भरोसा करें कि उन्होंने क्या कहा है। आप में राम लगा इसीलिए उन्होंने कहा कि तो माता पिताजी का है, माता पिताजी ने जन्म दिया, नाम दिया, तो वहाँ हमारा कहाँ बस था? आपका कोई बस था, पिताजी ने जन्म दिया या माँ दी, तो क्या नाम रखे? तो देखने का अपना अपना नजरिया है, लोग देखें, उसमें हमारा कुछ नहीं कहना है। अपने बयान पे कायम है, एकदम कायम है, 100 नहीं 200% हम कायम। रामायण को शिक्षा रामायण महाकाव्य है, उसमें बहुत बहुत सुक्तियाँ हैं कही गई है। जैसे हितोपदेश में मूर्ख राजा के बेटा को कहानी और ये सब कह करके एक नीति निरूपित किया गया, उनको प्रकांड विद्वान बनाया गया, उसी हिस्से में रामायण है। रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बात है, उस चीज़ को मानना चाहिए। वो किसी को नायक और नायिका बना करके ये बात कही गई है। 16 सितंबर को गुजरात के कच्छ में मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी बैनुल-अक़वामी बाजार में कीमत 21,000 करोड़ रुपए है। हेरोइन जब्त की मामले के तार चेन्नई से जुड़े हुए हैं। यहां से गिरफ्तार एक जोड़े को 10 दिन की तहवील में दिया गया है। बताया जाता है कि हेरोइन के पार्सल पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का पता था, जिसके बाद विजयवाड़ा पुलिस ने तफ्तीश की और एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि एपी के सत्यनारायणपुरम की खातून गोविंद राजू दरगापूर्णा वैशाली ने जीएसटी के लिए ये पता रजिस्टर करवाया था। चूंकि गोविंद राजू दरगापूर्णा वैशाली की
शादी चेन्नई में किसी सुधाकर नामी शख्स से हो चुकी है तो वो अब चेन्नई की रिहायशी हैं। जीएसटी ऑर्डर्स के अलावा हीरोइन केस में आंध्र प्रदेश का कोई लिंक नहीं है। वहीं गुजरात के कच्छ से हीरोइन बरामद मामले में दिल्ली से 2 अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 18 के पास गिरफ्तार किए गए अफगान शहरियों का एक्सक्लूसिव फुटेज है जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तकरीबन 21,000 करोड़ के ड्रग्स तस्करी के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है, लेकिन ये अफगान मूल से हैं। अफगान मूल की अगर बात करें तो अफगान मूल के रहने वाले 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि कुल आरोपियों की अगर बात करें तो अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कि वहां से भी 2 अफगानी को वहां से गिरफ्तार किया गया था। तो किस तरह से इस मामले में अफगानिस्तान, किस तरह से इस मामले में तालिबान और इसके साथ साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की भूमिका भी वो भी तलाशी जा रही है। अभी फिलहाल इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। और जिस तरह से डीआरआई इस मामले की तफ्तीश कर रही है तो डीआरआई के मामले को ही आधार बनाते हुए आगे इस केस को टेक ओवर करेगी और इस मामले की तफ्तीश करेगी। इस मामले में देखा जाए तो अभी तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में किस तरह से इसके कनेक्शन जो है वो सामने आए हैं, लेकिन इस मामले में जल्द ही ईडी जब तफ्तीश करेगी तो इस मामले में कहा जा सकता है कि और कई बड़े खुलासे जल्द ही हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतसर की मशहूर चाय की दुकान ज्ञानी टी स्टॉल पर चाय की चुस्की ली। सीएम चन्नी के साथ कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू भी थे। चाय की चुस्की के साथ सीएम चरणजीत ने राहत इंदौरी का मशहूर शेर सुनाया, जिसमें राहत इंदौरी ने कहा था, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी ये पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर आंगन में, चांद हर छत पे है, सूरज है हर आंगन में, नींद से जागो नए ख्वाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। मुल्क की 5 रियासतों में 2022 में इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी की तैयारियां नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयारियों को लेकर पीछे नजर आ रही है। इसकी वजह यह भी है कि कांग्रेस ने गुजरात के लिए अभी तक रियासती सदर का इंतखाब नहीं किया है। मजीद तफसील बता रही है हमारी नुमाइंदा रचना। राज्यों में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बात अगर हम गुजरात की करें तो गुजरात में बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारियां ना के बराबर हैं, जिसका खास कारण यह भी माना जा रहा है कि गुजरात कांग्रेस में अभी तक प्रभारी और अध्यक्ष का नाम तय नहीं किया जा सका है। हालांकि गुजरात कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ पर आला कमान से मिलने के लिए समय समय पर पहुँचते नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रभारी और अध्यक्ष के नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। और जिस तरीके से गुजरात में तैयारियां के नाम पर मीटिंग्स हो रही हैं, वहां के लोगों का, गुजरात के जो नेता हैं उनका मानना है कि किसी युवा चेहरे को इस बार अध्यक्ष के रूप में यहां पर उतारना चाहिए, लेकिन
यहाँ पर अभी तक आला कमान की तरफ से कांग्रेस गुजरात को लेकर किसी भी तरीके की कोई सुगबुगाहट देखने के लिए नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते 2022 के चुनाव की तैयारियां भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। और एक और अगर हम देखें तो जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी का कहीं ना कहीं अंतरकलह यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि जल्द ही पार्टी गुजरात को लेकर प्रभारी और अध्यक्ष का नाम तो तय करेगी, लेकिन वो कौन होंगे ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस प्रशांत किशोर को लेकर खासा रणनीति तय कर रही है, तो ये भी देखने वाली चीज़ होगी कि किस तरीके से वो रणनीति बनाते हैं और किस तरीके की नई चीज़ें अब हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि बात गुजरात की हो रही है, गुजरात में अभी तक तैयारियां नहीं शुरू हो पाई हैं और जिसके चलते वहाँ के जो नेता हैं वो भी थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि समय कम रह गया है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में जब तक प्रभारी और अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो जाता तो तैयारियां आखिरकार कैसे शुरू हो पाएंगी। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुजफ्फरनगर के फुलत गांव से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 4 अफराद कल रात से लापता हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है और मुबैना गैर कानूनी तब्दीली मजहब मामले में मौलाना से पूछताछ हो सकती है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी। एडीजी के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी के मुबैना तौर पर उमर गौतम से राब्ते थे। फुल्लत के मशहूर मदरसे के मुंतजिम मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी एक निजी प्रोग्राम के सिलसिले में कल रात मेरठ आए हुए थे। रात 9 बजे मेरठ से फुलत रवाना होने के बाद से मौलाना और उनके साथ गाड़ी में मौजूद 3 साथियों का कुछ पता नहीं चल रहा था। आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के एटीएस ने 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण के गिरोह को संचालित करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। एटीएस उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ सुदृढ़ सूचना तंत्र सक्रिय कर आसूचना को पुष्ट किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि फुलत का रहने वाला है, द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कलीम सिद्दीकी द्वारा अपना ट्रस्ट संचालित करने के अलावा तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है और जिसके लिए मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। मौलाना इन मदरसों की आड़ में पैगाम इंसानियत के संदेश देने के बहाने लोगों को जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों का लालच और भय दिखाकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। यह भी तथ्य प्रमाणित हुए हैं कि उमर गौतम के पास से प्राप्त दस्तावेजों में जिन धर्मांतरित व्यक्तियों का ब्यौरा है उनका निकट संबंध कलीम सिद्दीकी से भी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के दाखिले इम्तिहान में खवातीन की शिरकत के मामले पर इम्तिहान को मुलतवी करने के मरकज के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खवातीन को 14 नवंबर को होने वाले इम्तिहान में शिरकत की इजाजत होगी। समाअत के दौरान अदालत ने कहा, मसलह अफवाज हंगामी हालत से निमटने के लिए बेहतरीन टीम है और तवक्को है कि एनडीए में खवातीन की शमूलियत की राह हमवार करने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरकज के हलफनामे से जाहिर होता है कि दाखिले को 1 साल के लिए मौखिर करना चाहते हैं। इस पर मरकजी हुकूमत ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमें इंतजामात करने में कुछ वक्त लगेगा, इसके लिए हमें वक्त चाहिए। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको इंतजामात करने के लिए 6 माह दे सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने हलफनामे में कहा था कि मई 2022 तक एनडीए में खवातीन उम्मीदवारों के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो खवातीन उम्मीदवारों को अगले साल इम्तिहान में शिरकत की इजाजत दें और न कि इस सेशन में, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए
का जो मैटर चल रहा है उसकी सुनवाई के दौरान ये कहा कि जो एनडीए में महिलाओं की एंट्री है वो 2023 तक के लिए स्थगित नहीं की जा सकती। इसीलिए इसी साल उन्होंने मिनिस्ट्री को और यूपीएससी को डायरेक्ट किया है कि वो 14 नवंबर को जो है इसी साल एंट्री के लिए वुमेन की करें और वो अगले साल तक इस एंट्री को ना रोकें, क्योंकि जो भी एलिजिबल लोग होंगे वो 1-2 साल में उनकी उम्र जो है वो बढ़ जाएगी और वो अपीयर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इसी साल से ही महिलाओं की एंट्री जो है वो 14 नवंबर को जो एग्ज़ाम है उसके लिए उन्होंने निर्देश दिया यूपीएससी को और मिनिस्ट्री को वो इसी साल से महिलाओं की एंट्री जो है एनडीए में करें। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।